नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और हमारी खास कार्यक्रम, हमारी खास पेशकश कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे आप सभी का स्वागत है। बिहेवियर, इस शब्द को ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो बिहेवियर का अर्थ उस व्यवहार से है जो समाज में रहकर लोग एक दूसरे के प्रति करते हैं। ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन कोरोना काल में इस शब्द की अहमियत बढ़ी है। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की अपील हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर इसे सीखना है तो इसकी शुरुआत स्कूल से ही की जानी चाहिए, ताकि बचपन से ही कोरोना बिहेवियर को सीखा जा सके, ताकि ये बोझ नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज कार्यक्रम में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्कूली सिलेबस में शामिल करना क्यों जरूरी है, इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। भले ही लॉकडाउन, आइसोलेशन, शारीरिक दूरी जैसे तमाम शब्द आम जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने में लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में अब जरूरत है उस फॉर्मूले की जो इसे डेली रूटीन में शामिल करने में कारगर साबित हो। क्या है वो फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं। महामारी के इस दौर में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की चर्चा खूब हो रही है। प्रशासन और समाज सेवी लगातार कोरोना बिहेवियर को फॉलो करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत जैसे देश में हाथ जोड़कर और पोस्टर बैनर के जरिए कोरोना बिहेवियर को सिखाया जा सकता है? शायद ये इतना आसान नहीं है। इसलिए अब जरूरी है कि इसकी शुरुआत स्कूल से ही की जाए, यानी कोरोना बिहेवियर को सिलेबस में शामिल किया जाए। अगर बच्चे स्कूल के समय से ही कोरोना के इस आचरण को फॉलो करना सीखेंगे तो निश्चित ही वो इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। अगर कोरोना के बिहेवियर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया तो इसके अच्छे नतीजे भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर बच्चों के साथ उनके परिवार वालों के लिए भी रोजमर्रा की आदतों में शामिल हो जाएगा, जिसके बाद इसे फॉलो करना मजबूरी नहीं बल्कि डेली रूटीन का हिस्सा होगा। कई देश ऐसे हैं जहां स्कूली सिलेबस में कोरोना बिहेवियर को पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग इसकी अहमियत भी बखूबी समझते हैं, और अगर हमें भी ऐसी ही समझ डेवलप करनी है तो निश्चित ही इसे स्कूली सिलेबस में जोड़ने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी, जो कि शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जो मनोचिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। शरद जी, सबसे पहले आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर स्कूली शिक्षा में शामिल हो चुका है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। क्या हमारे देश में भी अब समय आ गया है कि इसे स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाए? देखिए, मैं अभी एक लीडिंग साइंटिस्ट जो देश के हैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें दशकों तक कोरोना के वायरस के साथ रहना है। जैसे फ्लू का वायरस है, सर्दी जुकाम का वायरस है, हम न जाने कब से उसके साथ रह रहे हैं। वो हम पर हमला भी बोलता रहा है। सर्दी जुकाम से हम फ्लू से पीड़ित होते रहे हैं, लेकिन रिकवर कर जाते थे। इसी तरह से अब ये कोरोना का वायरस ऐसा नहीं है कि ये कोरोना का वायरस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हम जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, इससे हमारी स्थितियाँ बेहतर होंगी आगे जाकर। लेकिन एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो कोरोना का हो या फिर वो वायरस डिजीज़ेज़ जो भी फैल रही हैं या फैलती रही हैं या फैल सकती हैं, उनको लेकर एक हमें प्रोटोकॉल ज़रूर तैयार करना होगा, क्योंकि हम दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और कोई भी पेंडेमिक, कोई भी महामारी भारत के लिए सर्वाधिक घातक इसलिए हो सकती है क्योंकि हमारी आबादी और हमारी कंडीशंस ऐसे वायरस के लिए अनुकूलता पैदा करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है शुभांगी कि न सिर्फ एजुकेशनल करिकुलम बल्कि सरकारी दफ्तरों में, निजी दफ्तरों में हमें ये मोटिवेशनल प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे महीनों दर महीनों, और लोगों को मोटिवेट करने के साथ इंसेंटिव्स और उनके प्रमोशन चैनल्स को जोड़ना होगा इससे,
चाहे वो स्कूलों के प्राचार्य हों, चाहे वो सरकारी या निजी जो कार्यालय हैं उनके प्रमुख हों, उनके सुपरिंटेंडेंट्स हों, इन सारी चीज़ों को हमें एक बड़े अभियान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और ये राइट टाइम है जब हम 24 राज्यों में कोरोना को नीचे जाते देख रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। और मध्य प्रदेश में तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब पॉजिटिविटी रेट 3% से कम हो गया है और WHO मानता है कि 3% से कम है तो कोरोना नियंत्रण में है। शुभांगी जी शरद जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जो बात आपने कही कि प्रमोशन इसका ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो ऑफिसेज हो, क्योंकि लगातार पेंडेमिक के बारे में जो रिसर्च सामने आ रही है उसमें ये बात साफ कही जा रही है कि पेंडेमिक इतनी जल्दी जाता नहीं है और हम सभी को इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में ये बिहेवियर हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी जी, आपने शरद द्विवेदी जी की बात सुनी है, कितना सहमत हैं आप और क्या कुछ एड ऑन आप करना चाहेंगे? आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर इसलिए लगता है कि जैसे यूनिसेफ ने अभी एक पाठ्यक्रम निकाला है छोटा सा, लेकिन वो ज्यादातर प्रायोगिक है। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे पर्यावरण शिक्षा या एनवायरमेंटल स्टडीज हमने कंपलसरी कर दिया था, लेकिन फिर भी पेड़ काटने कम नहीं हुए, बच्चों की जागरूकता बढ़ी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह थियोरिटिकली पढ़ाते हैं तो तकलीफ आती है और उसको कंपलसरी कर देते हैं, इस पे नंबर मिलेंगे तुमको, और इसलिए बच्चे पढ़ते हैं। जबकि कोरोना से लड़ने के लिए या कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यूनिसेफ ने कहा है कि अगर आप मान लीजिए उनको हाथ धोना सिखाते हैं, मान लीजिए एक बार कि हर रोज आप क्लास में आने से पहले हाथ धोइए, इंटरवल में हाथ धोइए, इस तरह की चीजें सिखाते हैं और प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि जब आप हाथ धो रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये प्रैक्टिकल बिहेवियर है और कोरोना अप्रोप्रिएट। मास्क एक पहनने से क्या होता है, 2 से क्या होता है, 3 में होता है, ये रोल प्लेइंग के द्वारा आप दिखा सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना बनाकर किस तरह से इसका प्रायोगिक उपयोग किया जाए क्लासरूम में, ये ज्यादा जरूरी है, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। दूसरी बात ये जो कि त्रिवेदी जी ये कहेंगे कि बच्चों को ज्यादा इंफॉर्मेशन हम देंगे तो वो इंफॉर्मेशन रह जाएगा और उससे डर भी पैदा हो सकता है बच्चों में कि अरे ये क्या हो रहा है। तो हमको उतना ही इंफॉर्मेशन देना होगा जितना उनके लिए प्रायोगिकली उपयोग हो। जी, डॉक्टर जवाहर सूरी जी की बात। डॉक्टर सत्यकांत, आपने सुनी और एक तरह से कहा जाए आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। क्या अब समय आ गया है कि हम बच्चों को शिक्षित करें कोरोना के बिहेवियर के बारे में, और क्या पेरेंट्स रेडी हैं कि बच्चों को ये शिक्षा सही ढंग से दी जा सके? सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही थॉटफुल टॉपिक आज चूज़ किया कि हम इस पर बात करें। और निश्चित तौर पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो एक उदाहरण है। ओवरऑल स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो निश्चित तौर पर हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोरोना से बचने के लिए अभी हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी हो सकता है मास्क ज़रूरी हो, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद कोई दूसरा पेंडेमिक या कोई और प्रॉब्लम आए जिसमें अन्य बिहेवियर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो अगर बच्चों में हम समझदारी और विवेक विकसित करेंगे कि हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ये एक बोझ नहीं, हमारा एक नागरिक बोध के रूप में डेवलप होगा। आप देखिए कि शरद जी ने आज बहुत बड़ी बात करी कि ऑफिसेज में, स्कूल्स में जो तैयारियां हैं वो सिर्फ इस बात पर फोकस्ड है कि लॉकडाउन खुलना है, ये लगना है, लेकिन शायद ये बात इस बात पर चर्चा नहीं हो रही कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे होंगे, हमारी ऑफिस की टेबल्स कैसे लगेंगी, कैसे हम ऑब्लिक सेट करें, फेस टू फेस उसमें इंटरेक्शन नहीं हो, बच्चों को हम कैसे बिठाएं, बच्चों को हम कैसे वो बिहेवियर सिखाएं, उनका महत्व बताएं। और जो ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पर केवल टेक्नोलॉजी के बेस पर काम चल रहा है, वहां पर क्या हम केवल वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट को हमेशा 3 साल 5 साल ला सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि दशकों तक हमें इसके साथ में रहना होगा। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने पाठ्यक्रम में लाते हैं, निश्चित तौर पर हर उम्र की समझ के हिसाब से ही शिक्षाविद उसे डिसाइड करेंगे कि किस क्लास में क्या रहना है, कॉलेज के स्तर पर क्या रहना है। तो ना केवल कोरोना बल्कि बहुत सारी जो बीमारियां जो हैं, जो कॉन्टैक्ट से होती हैं, एयरबॉर्न होती हैं, उनसे जरूर राहत मिलेगी। और साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरीके के हम प्रदूषण में रह रहे हैं, तो वहां पर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का कोविड के अलावा दूसरी बीमारियों में भी लाभ होगा। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उम्र के हिसाब से इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
अगर जो अभी हम तात्कालिक जो बातें कर रहे हैं वो हो सकता है इस कोरोना के लिए हमारे लिए काम आए, लेकिन अगर हम पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित करेंगे, फॉर्मेशन ईयर में सम्मिलित करेंगे, तो वो विवेक हमेशा काम आएगा। बिल्कुल, डॉक्टर सत्यकांत की बात आपने सुनी। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये समय तो आ चुका है कि अब शिक्षित किया जाए बच्चों को, और जैसा डॉक्टर सत्यकांत ने कहा कि हर लेवल पर, अलग अलग लेवल पर बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, लेकिन पाठ्यक्रम में इतनी बड़ी चीज़ लाना, या एक तरह से कहा जाए ये चेंज लाना, एक चुनौती होगी सभी के लिए। देखिए, बहुत अच्छी बात। इसके पहले सत्यकांत जी तो एक एक्टिविस्ट की तरह हमेशा उनको सुनना एक बहुत अच्छा, इस मायने में लगता है कि वो एक सोलफुल एडवाइस होती है उनकी। शेट्टी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, सूचना के दो स्वरूप होते हैं। एक सूचना वो होती है जो डराती है, और एक सूचना वो होती है जो अवेयर करती है, जो जागरूक करती है। तो हमें वही सूचना चुननी है जो जागरूक करे, जो डराए नहीं, क्योंकि डर जो है वो हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम को कमज़ोर करता है, बल्कि हमें उस जागरूकता से दूर ले जाता है। लेकिन कई बार ये डर पैदा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए टूल क्या हो, उपकरण क्या हो, कैसे हम करेंगे, अगर पाठ्यक्रम में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, क्योंकि इसके लिए एजुकेशनिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स, पत्रकार, इन तमाम लोगों की बहुत मजबूत कमिटीज़ बननी चाहिए, और फिर एक सोलफुल जो आइडियाज़ हैं उन पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करूंगा शुभांगी, एंटी टोबैको कैंपेन जो है उसके तहत जब मैं सिनेमा घर या टेलीविज़न पर अक्सर वो विज्ञापन मैं देखता हूं तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें एक लड़का जिनकी माँ का गले का पूरा ऑपरेशन हो चुका है और उनकी वोकल कॉर्ड भी निकाल दी गई है, और वो कहता है कि तंबाकू खाती थी मेरी माँ और इनकी चूड़ियाँ बेचकर इनका हमने सर्जरी कराई है। तो हमें विनम्रता से राजी करना होगा। दूसरी लहर में जिन लोगों ने, बहुत कठिन होता है, जिन्होंने अपने प्रियजनों और परिजनों को खोया है, उनके संदेश जो भावुक हैं, जो मन को छूने वाले हैं, कि कैसे मास्क ज़रूरी है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूरी है, और किस तरह से 6 गज की दूरी और वो तमाम सुरक्षा उपाय हमें करना चाहिए। क्योंकि संसार से जब कोई चला जाता है तब हमें ये पता चलता है कि कितना बड़ा नुकसान हमने किया है। तो उसके पहले जो कुछ भी हम अपने प्रियजनों को बचाने के लिए कर सकें। मुंबई में एक एनजीओ है मोबाइल क्रैशेस, उसने मुंबई की झुग्गी बस्तियों में जो महिलाएं थीं उनमें खून की कमी को दूर करने के लिए उनके परिवार के बच्चों को ही ट्रेन किया कि अपनी माँ से कहो कि वो हरी भाजी खाएं, वो गोलियां आयरन की रेगुलर लें। तो हमें ऐसे घर घर में एक्टिविस्ट तैयार करने होंगे, ऐसे टूल्स तैयार करने होंगे जो पापा को जाते समय कहें, पापा आपको शाम को मेरे लिए स्वस्थ लौटना है, मास्क लगाना, ऑफिस में गलती नहीं करना, हाथ धुलना, सैनिटाइज करना। शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, एक बहुत सही बात आपने कही, और खुद पीएम मोदी ने भी उस दिन जब मन की बात करी थी तो उन्होंने ये बात सामने रखी थी कि घर में एक्टिविस्ट होने चाहिए और इसकी जिम्मेदारी खासकर बच्चों को देनी चाहिए। डॉक्टर जवाहर, आपसे जानना चाहूँगी कि सिलेबस जो है उसमें कई ऐसी चीज़ें पहले से शामिल हैं जिसे हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर की श्रेणी में ला सकते हैं। हाथ धोने से लेकर छींकते वक्त हाथ मुँह पर लगाना, ऐसी बहुत सी बातें थी जो हमें बचपन से ही सिखाई गई। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आएंगे सिलेबस में, लेकिन सिलेबस को रिफाइन करने की जरूरत है। कितना सहमत हैं आप? इसको अगर हम इस तरह से देखें तो बेहतर होगा कि 24 घंटे हर बच्चे के पास है, हमारे पास भी है। तो उसके 3 भाग अगर हम करते हैं कि 8 घंटे स्कूल में, 8 घंटे घर में और 8 घंटे सोना चाहिए बच्चों को, हाँ, यानी अपने आप के साथ बिताना चाहिए। तो अगर ये तीनों की जिम्मेदारी इस सिलेबस में आ जाए कि, और सिर्फ स्कूल में पाठ्यक्रम में ये अगर आ गया तो काफी नहीं है, क्योंकि माँ बाप को घर में झूठ बोलते देखकर या फोन में बोलते देखकर कि मैं नहीं हूं बोल दो, बच्चा झूठ बोलना सीखता है। आप चाहे स्कूल में ये दिखा दीजिए कि गांधी जी सच बोलते थे। हाँ, तो ये 8 घंटे की जिम्मेदारी माँ बाप को जागरूक करने का काम भी स्कूलों ने पीटीएम में शुरू करने की जरूरत है, जो दिख रहा है अभी ऑलरेडी सीबीएसई इस पे विचार कर रही है। और तीसरा जो है, जो सबसे मुख्य बात है, जैसे इम्यूनिटी को कमजोर करने वाली कोई भी चीज, कोई भी बीमारी, उसमें नींद की एक बहुत बड़ी का योगदान होता है। और 8 घंटे की नींद आजकल के बच्चों को नहीं हो रही है, क्योंकि वो मोबाइल पे इस तरह से 12-1 बजे तक हर माँ बाप का यही प्रॉब्लम सुनाई देता है। तो ये सब चीज को दिस इज ऑल्सो
हेल्थ अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, सेम ऐसी ही है कि आप कई चीजें, ये सिर्फ कोरोना से रिलेटेड नहीं है, इसमें आपका मेंटल हेल्थ भी आ गया, क्योंकि कई बच्चे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है करियर में आगे क्या होना है। तो बहुत सारी चीजें इस पाठ्यक्रम में है जो प्रायोगिक हैं और जिसमें इक्वल योगदान स्कूल का है और घर का भी होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सत्यकांत, एक बात आपसे भी जानना चाहेंगे। कहा जाता है कि स्कूल में जो सिखाया जाता है, स्कूल समाज के लिए एक दर्पण का काम करता है। जो भी कुछ स्कूल में सिखाया जाता है उसका असर कहीं ना कहीं समाज पर पड़ता है। तो क्या जब हम सिलेबस में कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लाएंगे तो इससे हम समाज को भी शिक्षित करेंगे? निश्चित तौर पर ये तो बड़ी वाजिब बात है कि जो बच्चे हैं वही कल का समाज बनाने वाले हैं। वही जो अपने एक सॉन्ग में कहा गया है, नेता तुम ही हो कल के, वहाँ से सब डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं, नेता भी निकल रहे हैं, पत्रकार भी निकल रहे हैं, वैज्ञानिक भी निकल रहे हैं और यहाँ तक शिक्षक भी निकल रहे हैं। तो हम ऐसे समाज का निर्माण फॉर्मेटिव ईयर से ही शुरू कर देंगे, जिससे ये विवेक होगा कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी संपत्ति है, उस पर निवेश करना बहुत ज़रूरी है और उस स्वास्थ्य को संभालना उसकी जिम्मेदारी है। और सर ने बहुत अच्छी बात करी नींद को लेकर के, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन मैं बहुत समय से एडवोकेट कर रहा हूँ, बंसल न्यूज़ ने भी मेरा बड़ा सपोर्ट किया है कि मेंटल हेल्थ को ओवरऑल स्कूल करिकुलम में होना चाहिए, ताकि बच्चे फॉर्मेटिव ईयर्स में ही समझ सकें आने वाले स्ट्रेसेस को, अपने कैरियर में आने वाली समस्याओं को, डेली लाइफ में कैसे हम बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सकें, जिसमें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी इंक्लूड होगा। तो निश्चित तौर पर अगर हम इसे पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो ये बहुत अभिनव पहल होगी और इसके परिणाम हो सकता है हमें तात्कालिक ना दिखाई दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि इसे खेल कूद या बाल सभा का हिस्सा न बनाया जाए। हमेशा ऐसे गंभीर विषयों को विज्ञान विषय से ही जोड़ा जाना उचित होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसे ही हम इसे खेल कूद, बाल सभा या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जोड़ देते हैं तो उसकी महत्ता कम हो जाती है। जब हम विज्ञान विषय से जोड़ते हैं तो उसका हम महत्व समझते हैं, उसके प्रति गंभीर रहते हैं और घर में भी बच्चे उसका अभ्यास करते हैं, बताते हैं। ट्यूशन में भी वही पढ़ेंगे, कोचिंग में भी वही पढ़ेंगे, घर में भी वही पढ़ाएंगे, तो एक पूरे समाज में गंभीरता आएगी। इसलिए इसे विज्ञान विषय से जोड़ा जाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर सत्यकांत, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब साइंटिफिकली हम किसी चीज़ को सामने रखते हैं तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है। और ख़ास करके जब बात कही थी डॉक्टर जवाहर ने कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम नहीं हो गया, इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम शांति से ऐसे नहीं बैठ सकते कि अब सब शिक्षित हो गए हैं। इसको स्कूली शिक्षा में लाना, स्कूल के सिलेबस में लाना इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं। अब एक और बात यहाँ पर सामने आती है, शरद जी से मैं यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। डॉक्टर जवाहर ने कहा कि 6 घंटे पर्याप्त नहीं होंगे इस एक तरह से कहा जाए इस प्रक्रिया को या फिर इस शिक्षा को रूटीन में लाने के लिए। शरद जी, कितना सहमत हैं आप? क्या कुछ हमें कदम और उठाने चाहिए 6 घंटे के अलावा? देखिए, इस पर हमें, जैसे डॉक्टर शेट्टी सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। अब देखिए, इनकी बातें सुने हम गंभीरता से। और जो मैं देखता हूँ कि सरकारी कमिटीज़ में यही चेहरे नहीं होते। ये मेरी शिकायत भी है विनम्रता से कि ठीक है, सब कुछ चीज़ें हमारे माननीय राजनेता और अफसर नहीं तय कर सकते हैं, उनकी सीमाएं हैं। और उनकी ये सीमाएं, ये कोई संविधान में भी नहीं लिखा है, भारतीय संविधान में, कि हर चीज़ पॉलिटी और ब्यूरोक्रेसी तय करेगी। मतलब ये चीज़ मैं किसी पीड़ा से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत विनम्र सुझाव के तौर पर कह रहा हूँ और मेरी बात समझी जाएगी तो और बेहतर होगा। तो बेहतर ये होगा कि बहुत अहम हिस्से हैं पॉलिटी और ब्यूरोक्रेसी, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करते हैं और करते रहे हैं। लेकिन इनके साथ अगर हमारे टेक्नोक्रेट्स जुटेंगे उतने ही गरिमा और सम्मान के साथ, और उनके सुझाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे, तो हम एक अच्छी चीज़ तय कर पाएंगे। एक चीज़ और जो शुभांगी मैं कहूँगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे होगा। अब मेरा मन कर रहा है, मुझे अभी मेरे एक मित्र ने जो एक बड़ी अच्छी और वेल बिहेव्ड और बहुत ही डिसिप्लिन हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने कहा हमारी सोसाइटी ने तय किया है कि ऑफिस, हमारी सोसाइटी का जो पार्क है, हम इसमें कुछ अलग अलग जगह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से तय करेंगे और इसको हम एक ओपन रेस्तरां में बदल देंगे और पूरे पालन करेंगे, डस्टबिन वगैरह रखेंगे। और जब हमारा होटल में जाने का मन होगा तो हम आपस में ही सोसाइटी के लोग खाना बनाएंगे और छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठकर, जिससे रेस्तरां में जाने का जो एक वैक्यूम है वो फुलफिल हो जाए।
देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मिठाई की दुकानें, चाट की दुकानों की आदत हमें बदलनी होगी कि साहब मैं कचौरी तो आनंद कचौरी वाले के सामने ही खाने का मज़ा है, या न्यू मार्केट में मामा जूस वाले के बाहर ही खड़े होने का, या 56 दुकानों के बाहर ही इंदौर में खाने का मज़ा। नहीं सर, थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण करिए और 56 दुकान, न्यू मार्केट की दुकान, MP नगर की दुकान, आप भी सर तुरंत सर्विस शुरू करिए। आखिर अमेजन और ये तमाम जो हैं ज़ोमैटो ये कर ही रहे हैं ना सर, आप भी सीखिए ना सर, इससे आपका बिजनेस और बढ़ेगा। शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, बहुत सही बात कही आपने। और जो आपके दोस्त ने जो तरीका अपनाया, खास करके एक्सपेरिमेंटली हमें चीज़ें सोचनी होंगी। अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन तो करना हमने सीख लिया है, लेकिन किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर हम इसे और आगे बढ़ा सकें, क्योंकि पेंडेमिक के साथ तो हमें रहना ही है। डॉक्टर जवाहर, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, जैसी आपने बात कही थी कि हर लेवल पर बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, अलग अलग लेवल पर बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी। एक ब्लूप्रिंट के तौर पर किस तरह से एजुकेशन में आप इस बिहेवियर को लगाएंगे? अगर छोटी कक्षा के बच्चों की बात की जाए, फिर कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स की बात की जाए, किस तरह से हम उन्हें शिक्षित करेंगे? ये यानी मैं थोड़ा सा उस दखियन उसी किताब वाली विचार से एक बार बगल हटूं जी। मैंने अभी कोरोना में 1 साल में एक नया चीज करने की कोशिश की। बच्चे घर में बंद हैं, डिप्रेसिंग है उनके लिए भी, दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे, तो हमने एक नई चीज बनाई जिसका नाम था एडुताक्षरी। हाँ, जिसमें हम 11,500 परिवारों के साथ मैं हर संडे को 3 घंटे अंताक्षरी खेलता था। तो हमने कोई गाना लिया, माई निमाई मुंडेर पे तेरे बोल रहा है, कागा ग से खत्म होता है। एक परिवार ने उठाया, ग से बच्चा जिस मान लीजिए 6वीं में है तो वो बोलता है ग से गांधी जी इस दिन पैदा हुए थे, यहाँ पैदा हुए थे, वो ये थे। परिवार और जानकारी जोड़ सकता है। 11,500 परिवार सुन रहे हैं। फिर जी ज से खत्म होता है, ज से अगला गाना शुरू होता है। हाँ, तो हर संडे बच्चे परिवार मेरे साथ जुड़ने के लिए, यानी हमने शुरू की 1500 परिवारों से, आज हमारे पास 11,500 परिवार। तो अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं हम लोग, तो इंटरेस्टिंग बना के अगर हम परोसें तो ये परिवारों तक पहुंच जाएगा, बच्चों तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सोच जरूरी है कि हमको पहुंचाना है। सिर्फ अगर काम करना है तो मैं किताब छापूंगा और दे दूंगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंटल हेल्थ पे एक सेपरेट चैप्टर रखा है। हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम कैसे उसको परोसें स्कूलों में, यानी इंटरेस्टिंग तरीके से, नॉर्मल किताब नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि साइंस को जोड़ना चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी जोड़ा गया है कि ट्रांसडिसिप्लिनरी हम कैसे पढ़ाएं, यानी मैं क्रिकेट के ग्राउंड में कैसे फिजिक्स पढ़ाऊं, हाँ, या म्यूजिक के साथ कैसे कोरोना पढ़ाऊं, कैसे, ये चीजों पे हम काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आगे का रास्ता है। बिल्कुल डॉक्टर जवाहर, एक बात बहुत अच्छी लगी, ट्रांस डिसिप्लिनरी की जो आपने बात कही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। अगर पाठ्यक्रम में बाकी सिलेबस की भी अगर बात की जाए तो मुझे लगता है शरद जी आप भी सहमत होंगे, बाकी सिलेबस के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी को एक्सपेरिमेंटली इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना बहुत अच्छा होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी की पहले प्रतिक्रिया सुनना चाहूँगा। शुभांगी जी, डॉक्टर त्रिवेदी जी। जी, निश्चित तौर पर ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी इनोवेटिव आपने आइडियाज़ दिए शेट्टी सर, और ऐसा ही कुछ अगर हम इसमें भी कर सकें। लेकिन मैं हमें इस बात पे ज़रूर स्टक रहना चाहूँगा कि विज्ञान की अवधारणा में इसको शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि एक्टिविटी बेस्ड कामों को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते और वो हम उतना गंभीरता से आत्मसात नहीं करते, उसे बड़ा कैजुअली लेकर के ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसा मेरा पर्सनल उसके बारे में धारणा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जी शरद जी, ये इसका ध्यान। जी शुभांगी जी, शरद जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि समय की कमी है, तो इस ओर जब हम बढ़ रहे हैं कि हम इस एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सिलेबस में लाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और मैं फिर कहूँगा शुभांगी, वही बॉटम लाइन वही है कि हमारे साथ सेट्टी सर जैसे लोग होने चाहिए। हमारे पास सत्यकांत त्रिवेदी हैं ही, लेकिन इनका जो मकाम होना चाहिए कि आप कोई चीज़ तय कर रहे हैं और हमें पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। कुछ स्कूल चुनने चाहिए ट्राइबल ब्लॉक्स में, पिछड़े इलाकों में और शहरों में, और उनमें पहले जितनी जल्दी हम कर सकते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, हमको जल्दी से करके उनके सैंपल सर्वे के बाद उनके अनुकूल नतीजों को देखते हुए इसका विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में करना चाहिए। शुभांगी
बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, आपका भी धन्यवाद। तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद, क्योंकि एक पॉजिटिव चर्चा हुई हमारे बीच, किस तरह से एक नए एक्सपेरिमेंट को हम अपने नॉर्मल ज़िंदगी में ला सकते हैं, नॉर्मल रूटीन में ला सकते हैं, और जिस तरह से बच्चों के सिलेबस में इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हमें लाना है तो क्या कुछ तैयारियाँ हमें करनी होगी, इस बारे में हमने चर्चा की। तो इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।